प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज है हमारा आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लेक्चर नंबर 6। तो बच्चों अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड लगभग आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इसका उससे रिलेटेड सारा बेसिक हमने कवर कर लिया है, लेकिन इसके जो 2 टॉपिक हैं बच्चों वो मैं आपको एक बार रिपीट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आयलर फॉर्म क्या होता है। आयलर रूप कह दो यार, फॉर्मूला कह दो, आयलर सूत्र लिख दो इसको। ठीक है बच्चों, कि हमने लिखा था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको पोलर फॉर्म में मैंने क्या बताया था आपको, ये लिखा जा सकता है। इसको लिखने का रीज़न यदि हम देखें यहाँ पे, जैसे यदि मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके कोऑर्डिनेट x, y और ये x प्लस आइटा y की यदि फॉर्म में हो तो ये x होगा, ये y और ये इसका आर्ग्यूमेंट आ गया थीटा। अब यदि मैं इसके परिमाण को अर्थात इसकी जो मूल बिंदु से दूरी होगी उसे r मान लूँ तो जो ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार cos थीटा इक्वल होता है x अपॉन r। तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी r cos थीटा, और जो साइन थीटा होता है वो होता है y अपॉन r। तो y की वैल्यू आ जाएगी r साइन थीटा। ठीक है, यदि ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई के अंदर यदि ये दोनों मान रखता हूँ तो कुछ ऐसा फॉर्मूला मेरे पास आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो यही होता है बच्चों आपका पोलर फॉर्म। आयलर फॉर्मेट में चेंज करने के लिए e की पावर आइटा थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अब हो सकता है आप में से कई बच्चों के डाउट हो भी ये क्यों हुआ, तो इसके लिए मैंने आपको एक रूल बताया था कि आप इसका प्रसार करो तीनों का। तो जब आप इन तीनों का प्रसार करके सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा भी ये इक्वल क्यों होते हैं। जैसे e की घात x का प्रसार क्या होता है, 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। तो इसे यदि मैं लिखूँगा x की जगह आइटा थीटा यदि मेरे पास आई एंड जो नेक्स्ट है वो लिख लेते हैं आइटा थीटा पावर 5 अपॉन, और एज इट इज ये चलता रहेगा। ठीक है, तो 1 प्लस आइटा थीटा एज इट इज, इसका स्क्वायर करेंगे तो आप सब जानते हो आइटा स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा माइनस का थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। आइटा की क्यूब होती है माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। आइटा की पावर 4 होती है 1, देन प्लस थीटा की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा प्लस आइटा थीटा की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ये मेरे पास वैल्यू आ गई e की पावर आइटा थीटा की। ठीक है, अब बारी आती है सबसे पहले कोस थीटा। तो इसका एक प्रसार आप जानते हो 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, इस तरीके से आगे चलता रहेगा। और जो साइन थीटा है उसका प्रसार क्या होता है, थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो चलता रहेगा। लेकिन मुझे तो आइटा साइन थीटा चाहिए यहाँ पे, तो मैं आइटा का इसमें क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो आइटा थीटा यहाँ पे भी आइटा, यहाँ पे भी आइटा। अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे जोड़ोगे तो देखो 1 ये रहा आइटा थीटा, ये वैल्यू देख लो, ये मिला लो, ये मिला लो, ये मिला लो, तो इक्वल आ जाएगा ही नहीं आ जाएगा। अर्थात कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, e की पावर आइटा थीटा। यानी जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने लिखा था z इक्वल टू r कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, इसको लिखा जा सकता है r e की पावर आइटा थीटा, जहाँ r उसका मैग्नीट्यूड होगा और थीटा उसका आर्ग्यूमेंट अर्थात कोणांक यानी एम्पलीट्यूड होगा। ये सारे फॉर्म आपको आने जरूरी है क्योंकि
क्वेश्चन जो है वो कई बार सीधा यदि हम कार्टेशियन फॉर्म x प्लस आइटा वाई लेकर करते हैं तो बच्चों क्वेश्चन कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, तो हो सकता है उसको पोलर फॉर्म से इजीली सॉल्व किया जा सके। यदि पोलर फॉर्म से डिफिकल्ट हो तो ऑयलर फॉर्म से सोल्व किया जा सकता है, और इसके जो फॉर्मूले हैं वो ऑयलर फॉर्म से हमारे बहुत इजीली समझ आते हैं, आर्गुमेंट में तो बहुत ज़्यादा काम आता है ये। ठीक है, एक तो बच्चों ये जरूरी था बताना दोबारा, एक जो आपको फॉर्मूला है जो कल लास्ट में बता रहा था कि रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो प्रीवियस लेक्चर में हमारा, उसको हम एक बार और डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे की जानकारी पे आएंगे। तो बच्चों जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आपका रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ एक बार भाई। मान लिया मेरे पास यहाँ पे कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मैग्नीट्यूड है r और जिसका एम्पलीट्यूड अर्थात इसका जो आर्ग्यूमेंट या कोणांक है वो क्या है, थीटा है। ठीक है, अब यदि मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐसे है, इसको किसी भी एंगल पर ऐसे घुमा दिया जाए तो मान लीजिए वो यहाँ आ गया, ये तो थीटा है लेकिन ये कितना एंगल प्लस हो गया, फाई एंगल प्लस हो गया। ठीक है, यानी मैंने क्या कर दिया, इसको फाई एंगल के ऊपर रोटेट कर दिया। रोटेशन बच्चों जो घूर्णन घूमना वे आप सब जानते हो इसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है, फिजिक्स के अंदर आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ रोटेशन। तो मैग्नीट्यूड तो इसका आर ही रहा, लेकिन अब जो इसका एम्पलीट्यूड है, टोटल एंगल है, वो क्या हो गया, थीटा प्लस से फाई। तो यदि इसको मैं Z1 नाम दे दूँ, एक बार Z1 नाम दे दूँ, तो Z1 क्या आ जाएगा, आर ई की पावर आइटा थीटा प्लस फाई आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। बात समझ आ रही होगी कि भाई जो टोटल एंगल है वो, भाई मैंने आपको जो कोणांक बताया था उसका वो बताया था कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसके जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ बनाया गया जितना भी कोण होगा वो उसका कोणांक कहलाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो यदि मैं सेकंड क्वाड्रेंट तक ही आई हूँ एक बार तो थीटा प्लस फाई। ठीक है, अब जो घातों का रूल है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं। जो घात होती है उसका जो नियम होता है भी ए की पावर एक्स प्लस वाई को ए की पावर एक्स डॉट ए की पावर वाई लिखा जा सकता है, तो इसलिए हमने इसको ऐसा यूज किया। ठीक है, ये कंप्लीट z है तो Z1 इक्वल टू क्या आ गया, z e की पावर आइटा फाई। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, इतनी बात कंप्लीट हो गई होगी। लेकिन अब यदि सवाल ये आ जाए कि भी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इससे ज़्यादा हो, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इससे क्या हो, ज़्यादा हो, तो जो आप सब जानते हो कि कोई भी संख्या हो, जैसे फॉर एग्जांपल 5 को 7 में कन्वर्ट करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करें ये डायरेक्टली पता करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन यदि 1 को 7 में कन्वर्ट करना हो तो डायरेक्टली 7, यानी यहाँ पे मैग्नीट्यूड में 1 बना दूँ। ठीक है, यानी r से ही डिवाइड कर दूँ, यदि इस इक्वेशन को मैं r से डिवाइड कर दूँ दोनों तरफ। ठीक है, यदि इस इक्वेशन को एक बार मैं सिर्फ जितना है ये r e की पावर अल्टा थीटा प्लस फाई जो है इसको r से डिवाइड कर दूं तो बात समझ आई। तो ये क्या बन जाएगा, z e की पावर आइटा फाई अपॉन मॉडुलस ऑफ z। अब इसका मैग्नीट्यूड आपको कितना दिखाई देगा, 1, और इसको मुझे कन्वर्ट करना है मॉडुलस Z1 में, तो इसमें मैं मॉडुलस Z1 का यदि मल्टीप्लाई कर दूं तो अब बताइए कंप्लीट इक्वेशन आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। इसको ये मान के चलो, तो r से डिवाइड किया तो सिर्फ एंगल बचा, क्योंकि एंगल तो यही है, ये जो इसका एंगल है आर्ग्यूमेंट है वो तो चेंज नहीं किया ना मैंने तो सिर्फ r से डिवाइड किया। जैसे इसको पूरा यदि कंप्लीट समझते हैं ई आई थीटा प्लस फाई जैसे कुछ ऐसा है, इसको यदि मैं r से डिवाइड कर दूँ तो यह आ जाएगा ओनली e की पावर आइटा थीटा प्लस से फाई। ठीक है, इसका एंगल आ गया। ऑयलर फॉर्मेट में इसको बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड भी तो साथ चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, यदि r1 है तो मुझे r1 कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो r1 मैंने यहाँ पे क्या लिखा, r अपॉन r,
ठीक है, ये आर क्या है, जेड का मैग्नीट्यूड। इन दोनों कंपैरिटिव में करके क्या लिख सकता हूँ, जेड ई की पावर आइटा 5, यानी इसका मैंने मोड ऑफ z1 में मल्टीप्लाई किया तो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया ये। इसको उधर नीचे ले जाओ तो इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। ये होता है बच्चों रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है यदि वो किसी एंगल पे घूम जाए तो क्या होगा। ठीक है, दो कंडीशन होती है कि जब मैग्नीट्यूड इक्वल हो तब, या मैग्नीट्यूड अलग अलग हो। छोटा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस इस कंडीशन में उसका मल्टीप्लाई करना है और ये उसका फॉर्मूला होगा। तो बच्चों अब तक हमने जो आपका भी ये जो टॉपिक आज बताए हैं वापस आपको, वो प्रीवियस लेक्चर्स के हैं। मुझे लगा ये दोबारा डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए हमने इनको यहाँ पे सोल्व किया। अब जो आपकी बुक्स के एग्जाम्पल है पहले उनको करते हैं और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस पे आएंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं और कुछ बढ़िया एग्जाम्पल है, उनको देखो। तो जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका एग्जाम्पल नंबर 1। बच्चों मैं लगभग आपके मोस्टली जो मेन सारे क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करवा दूँ आपको, बस आपको रेगुलरली उनको साथ साथ स्टडी करना है। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 है कि शो दैट, यानी सिद्ध कीजिए एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस z इक्वल टू प्लस माइनस पाई। एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस z इक्वल टू प्लस माइनस पाई। तो बच्चों इसमें दो केस हमारे पॉसिबल हैं। नंबर 1, यदि मान लीजिए एम्पलीट्यूड ऑफ z यहाँ है, ठीक है भी, या तो दोनों इन दोनों क्वाड्रेंट में होंगे या ये दोनों इन दोनों क्वाड्रेंट में होंगे। ठीक है, तो जो माइनस z होगा वो कुछ ऐसा आएगा या नहीं आएगा, यानी एंगल भी थीटा होगा, तो इसका जो एंगल होगा वो आपको मैंने बताया था माइनस पाई प्लस थीटा से डिनोट किया जाएगा। हमारे ऐसा सिद्ध किया हुआ है, आपको मेरा कंप्लीटली बताया हुआ है। तो यदि इस कंडीशन में जो एम्पलीट्यूड ऑफ, सॉरी आर्ग्यूमेंट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z यदि थीटा होगा तो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z क्या हो रहा है, माइनस पाई प्लस थीटा। मुझे क्या करना है, इसको माइनस करना है, तो मैं यदि माइनस करूँगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z क्या आ जाएगा, थीटा माइनस पाई प्लस थीटा, ब्रैकेट रिमूव करूँगा तो ये आ जाएगा थीटा प्लस पाई माइनस थीटा, थीटा से थीटा गया तो क्या आ गया, पाई। एक केस सोल्व हो गया हमारा। अच्छा बात समझ आई या नहीं आई, रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपके लिए कि नई बात है। ठीक है, और हो सकता है आपको एक कन्फ्यूज करे, तो बच्चों आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। हम एक एक टॉपिक को ढंग से करेंगे, बस बेसिकली आपको समझना है। भी ये कह रहे हैं कि हमें प्रूव करना है एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस z इक्वल टू प्लस माइनस पाई। ये अब आप पहले एम्पलीट्यूड ऑफ z देखो बच्चों, दो कंडीशन बनेगी, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। आपको सर ये यहाँ है तो इसको यहाँ भी लिया जा सकता, तो फिर बच्चों वो यहाँ जाता, बात वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसकी रिवर्स कंडीशन यही अप्लाई हो जाएगी। यदि इसका पाई माइनस थीटा तो वही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल माइनस पाई आ जाएगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यदि किसी बच्चे के माइंड में ये आए कि सर z यहाँ हो तो जो z माइनस z है वो यहाँ होगा, यदि इसका माइनस पाई प्लस थीटा है तो इसका क्या होगा, थीटा। तो यदि मैं माइनस पाई प्लस थीटा से थीटा माइनस करूँगा तो उस कंडीशन में एंगल क्या आएगा, माइनस पाई। हमने दो के स्टडी कर लिया। ठीक है, कि जब z यहाँ हो माइनस z यहाँ हो, और जब z यहाँ हो और माइनस z यहाँ हो, यानी उस दोनों कंडीशन में प्लस माइनस पाई आता है। यानी मैंने z को एक बार पहले चतुर्थांश में ले लिया और एक बार तीसरे में ले लिया, अब दूसरे और चौथे की बारी रहेगी। तो केस नंबर जो सेकंड होगा, इसके लिए हम यहाँ पे इसका डायग्राम बनाते हैं। यदि मान लीजिए ये थीटा यहाँ आया तो इसको क्या लिखा जाएगा, यदि मैं इसको पाई माइनस थीटा यूज करता हूँ, ये जेड में यहाँ मान के चलो ये माइनस जेड है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ठीक है,
बात समझ आ गई भाई, ये माइनस थीटा हो जाएगा ना इसका एंगल। तो बच्चों करें सोल्व। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड क्या आ जाएगा, माइनस थीटा माइनस पाई माइनस थीटा, ये माइनस माइनस पाई प्लस थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया माइनस पाई। रिवर्स कंडीशन करोगे तो वहाँ पे प्लस पाई का केस बन जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है बच्चों आपको यहाँ पे? जैसे यदि मैं यहाँ जेड लेता हूँ, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड करूँगा तो वो तो होगा पाई माइनस थीटा, और माइनस का माइनस थीटा, तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा पाई। यानी चारों कंडीशन में जब आपका जेड पहले चतुर्थांश में हो, तीसरे में हो, चौथे में हो या दूसरे में हो, जो रिजल्ट आ रहा है वो प्रत्येक बार या तो प्लस पाई आएगा या माइनस पाई। यानी इस तरह से मैं ये रिजल्ट बोल सकता हूँ कि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड इक्वल टू प्लस माइनस पाई। तो बच्चों आपको ये बेसिक कंसेप्ट याद रखना है। ये जो हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, यहाँ पे एंगल पहले में थीटा होता है, दूसरे में पाई माइनस थीटा होता है, यहाँ पे माइनस पाई प्लस थीटा लिया जाता है और यहाँ पे माइनस थीटा लिया जाता है। चतुर्थांश के हिसाब से आपको कौन पता होना चाहिए। और एंगल जो हमेशा जनरेट होता है वो होता है पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े इसमें। तो आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर, सॉरी इसका जो सेकंड पार्ट है, देखिए सेकंड पार्ट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का, ये क्या बोल रहे हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार इक्वल हमें प्रूव करना है 2n पाई वेयर n इज बिलोंग फ्रॉम जेड, यानी n कोई पूर्णांक होगा। ठीक है, तो जो आपको जो बेसिक करवाया गया है एक बार उसके ऊपर आ जाइए। बेसिक के अकॉर्डिंग मैंने एक रूल बताया था, ये केस उसमें होता है या नहीं होता, ये सुनो होता है ना, आपको प्रूव करवाया हुआ है मेरा ऐसा। तो यदि z इक्वल टू मैं x प्लस आइटा y मान के चलूँ तो z बार क्या हो जाएगा x माइनस आइटा y, और z बार हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? तो आगे देखिए, तो इसको ये लिखा जा सकता है यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज प्योरली रियल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका प्योरली रियल है। तो रियल होने का मतलब इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो हो गया, यानी जो आपका साइन थीटा है वो ऑलवेज इक्वल जीरो। उस कंडीशन में थीटा इक्वल टू 2n पाई लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? ठीक है, वैसे तो बच्चों n पाई भी लिखा जा सकता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो आर्ग्यूमेंट होता है आपका वो माइनस पाई टू प्लस पाई होता है। वो उस कंडीशन को ध्यान रखने के लिए हम 2 पाई n पाई यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा बच्चों एग्जाम्पल, कोई ज़्यादा डाउटफुल नहीं है। हाँ, इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ा क्यों, आर्ग्यूमेंट के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड और थर्ड करने के बाद एक दो क्वेश्चन भी करेंगे हम इसके। एग्जाम्पल नंबर 2 बच्चों बहुत ईजी है कि यदि बिंदु P, Q तथा R सम्मिश्र संख्याओं Z1, Z2, Z1 प्लस Z2, यानी P है वो Z1 को दर्शा रहा है, Q है वो Z2 को, और R है वो Z1 प्लस Z2 को। तो प्रदर्शित कीजिए OPRQ समांतर चतुर्भुज है और O यहाँ पे मूल बिंदु है। तो इसके लिए मैं कोऑर्डिनेट की फॉर्म में आना चाहूँगा बच्चों।
पी के कोऑर्डिनेट क्या है, यदि मैं मान लूँ x1 y1, क्यू के कोऑर्डिनेट में मान लूँ x2 y2, तो जो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z1 प्लस z2 वो क्या हो जाएगा, उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 प्लस x2 कोमा y1 प्लस y2। इतना हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इसके बाद जो O है वो आप जानते हो मूल बिंदु ओरिजिन होता है, यानी 0,0। हमें सिद्ध करना है कि OPRQ एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो जो आप सब जानते हो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के जो बच्चों विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि जो O है, सॉरी इसको मैं M मान लूँ, M है वो OR और PQ का मध्य बिंदु होगा। तो यदि मैं OR का मध्य बिंदु लिखूं, अब बच्चों ये बात आप सब जानते हो कैसे लिखा जाता है कि कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो इन दोनों का सम, तो ये तो 0 है तो सीधा वही आ जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और वो आ जाएगा प्लस 0, y1 प्लस y2 प्लस 0 डिवाइड बाई 2। तो 0 का यहाँ पे कोई महत्व नहीं है तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और यदि मैं PQ का मध्य बिंदु निकालूँ, यदि मैं यहाँ पर PQ का मध्य बिंदु निकालूं तो वो भी क्या आएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। दोनों कंडीशन में एक ही मिड पॉइंट आ रहा है। इससे ये रिजल्ट बनाया जा सकता है कि OPRQ एक समांतर चतुर्भुज है। इतनी बात बच्चों क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 रहेगा। तो बच्चों जो एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, पहले उसको ध्यान से सुनिए कि सिद्ध कीजिए कि अर्जेंट आलेख में Z1, Z2 तथा Z3 बिंदुओं को मिलाने वाला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है बच्चों, समबाहु त्रिभुज है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को एक बार मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, ठीक है। इस लेक्चर को आज मैं एक बार यहीं फिनिश कर रहा हूँ, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।